नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियोज़ खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तन। तो देखिए कि इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि किशोर अवस्था में कुछ होने वाले परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, कि जब आप किशोर अवस्था में एंटर करते हैं तो क्या होता है कि कुछ आपके शरीर में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कि जैसे कि अगर मैं लड़कों की बात करूं तो उनकी दाढ़ी मूछें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, उनका सीना चौड़ा हो जाता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, आवाज़ थोड़ी मोटी हो जाती है, आवाज़ में परिवर्तन आता है, चेहरे की त्वचा में परिवर्तन आता है और लड़कियों के स्तनों के में परिवर्तन आ जाता है। तो ये हमने पढ़े थे शारीरिक परिवर्तन और हमने इनको माना था द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं। कि द्वितीयक इसलिए माना था क्योंकि इन जो ये आपके परिवर्तन है, इनका जो आपका जनन प्रक्रिया है, इसमें कोई विशेष रोल नहीं होता। सिर्फ इनकी इनकी सहायता से हम पहचान कर सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका नर है या फिर मादा है, मतलब कि पुरुष है या फिर महिला है। जो आपके शारीरिक परिवर्तन है उनके आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पुरुष है या फिर महिला है। आज हम बात करेंगे कि जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तन। किशोर अवस्था की पहचान न केवल शारीरिक रूप से परिलक्षित परिवर्तनों द्वारा होती है। तो इसमें बताया है कि जो किशोर अवस्था की पहचान है ना, तो सिर्फ आपके शारीरिक परिवर्तन को देखकर नहीं पता लगाई जा सकती। कि शारीरिक परिवर्तन को देखकर तो पता लगाई जा सकती है, इसके अलावा भी और परिवर्तन जो हमारे आंतरिक रूप से होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते, उनके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि किशोर अवस्था प्रारंभ हो चुकी है। तो वही बात आपकी इस पहली 2-3 लाइनों में बताई गई है। तो ये देखिए आपकी कि आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा भी होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देते। कि जो किशोर अवस्था की पहचान है ना, तो शारीरिक जो आपके बाहरी जो परिवर्तन उनके द्वारा तो होती ही होती है, इसके साथ साथ कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा भी हम पहचान कर सकते हैं किशोर अवस्था की शुरुआत की। ऐसा ही एक परिवर्तन जनन में सम्मिलित विभिन्न संरचनाओं की परिपक्वता है। तो कहता है कि ऐसा ही एक परिवर्तन है ना जो हमारे शरीर के अंदर होता है, जो हमारे जनन की संरचनाएं हैं, जो संरचनाएं जो आपके शरीर के अंदर के अंग हैं जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो परिपक्व होते हैं किशोर अवस्था के दौरान। तो वो किस प्रकार से परिवर्तन आता है वो हम इसमें अब पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले लड़के और लड़कियां दोनों ही कर्मिक रूप से परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। कर्मिक रूप से मतलब कर्म के अनुसार, कि धीरे धीरे उनमें ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और ये परिवर्तन बड़े होने के सहज भाग है, मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, ये परिवर्तन आपको दिखाई देते जाएंगे। जैसे जैसे परिपक्व होंगे तो ये परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। किशोर व लड़कियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन आर्तव चक्र का आरंभ है। इसने कहा कि जो लड़कियां किशोर लड़कियां हैं, उसमें एक परिवर्तन आता है ऋतु चक्र का भी, या फिर उसको बोलते हैं आर्तव चक्र। तो ये चक्र आपका प्रारंभ होता है। अब ये क्या चीज है, ये इसमें अब हम जानेंगे। यह प्रति 28 से 30 दिन में होता है और इसे प्रचलित रूप से माहवारी या पीरियड्स कहते हैं। तो ये जो चक्र है ना कंप्लीट, इस चक्कर का जो टाइम पीरियड है उसके आधार पे इसको चक्कर कहा गया है। ये 28 से 30 दिनों में होता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, माहवारी बोलते हैं कई जगह, और अब इसको पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। कई स्वस्थ लड़कियों में ऋतु चक्कर 21 से 35 दिन का भी हो सकता है। कि ये कई लड़कियों में 21 दिन में भी ये चक्कर कंप्लीट हो सकता है और 35 दिन में भी, लेकिन जो सामान्य इसका समय है वो है आपका 28 से 30 दिन। ऋतु चक्कर का एक प्रमुख प्राकृतिक प्रक्रिया है भी। तो ऋतु चक्कर क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है भी। ठीक है, यह अच्छे जनन स्वास्थ्य के संकेतों में से एक है। कि अच्छे जनन स्वास्थ्य, यदि आपका पीरियड्स आ रहे हैं समय पर लड़कियों को, तो ये मान लीजिए कि उनका जनन स्वास्थ्य क्या है, अच्छा, समय के अनुसार उनके पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये एक उनके जनन के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य का संकेत है। चक्कर का वह चरण जिसमें शरीर रक्तस्राव होता है उसे मासिक धर्म कहा जाता है। इसने कहा कि 28 दिनों का चक्कर हो सकता है, 21 दिन का भी हो सकता है, 22 दिन का, मतलब कि सामान्य टाइम 28 से 30 बताया है, लेकिन ये कई लड़कियों में 21 दिन में भी हो सकता है, 35 दिन में भी हो सकता है। और इसमें कहता है कि इस पूरे समय के दौरान ये जो चक्कर है ना आपका, एक से लेके हम मान लेते हैं कि 1 से लेके 30 दिन का ये चक्कर है अभी, फिर स्टार्ट होगा 1 से लेके 30 दिन, इसी प्रकार हर 30 दिन में ये चक्कर कंप्लीट होगा। तो इस चक्कर में एक टाइम आता है, तो उस
समय क्या होता है कि लड़कियों के शरीर से ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है। तो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि मान लो कि लड़कियों के शरीर में अंडा बनता है, ठीक है? 1 से 10 दिन आपको अंडा बनने में लग गया, तो अंडा वहाँ पे रहेगा, तो अगर उसको स्पर्म या फिर वीर्य मिला, तो क्या होगा कि वो फर्टिलाइज़ हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा। अगर निषेचित नहीं हुआ, तो वो अंडा टूटकर ब्लड के माध्यम से मिक्स होके वो क्या है बाहर लड़की के शरीर के से बाहर निकलेगा। तो वो समय को हम बोलते हैं मासिक धर्म भी। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म। इसको याद रखना कि आपका कि आर्तव चक्र का वह चरण, ये क्या है? आर्तव चक्र का ही एक भाग है कि आर्तव चक्र आपका 30 दिन होता है ना, तो उसमें से आपके 3 या 4 दिन लड़की के शरीर से क्या है ब्लीडिंग होती है, रक्त का स्त्राव होता है। ठीक है? तो उस समय को हम बोलते हैं मासिक धर्म। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म कहा जाता है। इस चक्कर की अवधि आपकी 3 से 7 दिनों तक हो सकती है, किसी के शरीर से आपका 3 दिन तक ब्लीडिंग हो, किसी में 4 दिन, 5 दिन तक। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? मासिक धर्म बोलते हैं। आपसे पूछे मासिक धर्म क्या होता है? कि ये ऋतु चक्र का वह भाग होता है, उन दिनों वह भाग होता है जिसमें क्या है कि शरीर से रक्त का स्त्राव होता है। कुछ लड़कियों को इन दिनों में पेट के निचले भाग में दर्द या कष्ट का अनुभव हो सकता है। सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु के मध्य मासिक धर्म स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है, जो किसी स्त्री के जीवन में जनन क्षमता के अंत को चिन्हित करता है। इसने कहता है कि इस चक्कर के दौरान जो मासिक धर्म है ना, तो जिस टाइम क्या है कि ब्लीडिंग होती है, इस समय लड़की के पेट के निचले हिस्से में क्या है दर्द का अनुभव हो सकता है। वो भी क्या आपका नेचुरली है, प्राकृतिक है, तो आपको उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो लड़कियां वीडियो को देख रही हैं, तो आपको ये समझना होगा कि एक नेचुरल प्रक्रिया, प्राकृतिक क्रिया है। ठीक है? तो इसने कहा कि जब ये आपका ऋतु चक्कर है, ये 45 से 55 की आयु में, किसी में 45 वर्ष की आयु में, किसी में 50 वर्ष की आयु में, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अगर ऋतु चक्र आपका बंद हो गया, मासिक धर्म बंद हो गया, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जन्म क्षमताएँ समाप्त हो चुकी है। क्योंकि ये ऋतु चक्र के आरंभ होने से ही क्या है कि जनन क्षमता है आप में विकसित होती है, और इसके बंद होने के साथ वो जनन क्षमता आपकी समाप्त हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये क्या था? एक आंतरिक परिवर्तन है जो हमें बताता है कि आपकी किशोर अवस्था स्टार्ट हो चुकी है। ये किशोर अवस्था का ही परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन आएगा आपकी किशोर अवस्था में ही होगा भी। मासिक धर्म के बारे में मिथकों को तोड़ना भी। अब तक क्या था कि मासिक धर्म के बारे में बहुत सारी मिथें हैं, मतलब कि ऐसी कुछ बातें फैलाई गई हैं कि अगर ये मासिक धर्म आ गया तो जो लड़की है वो आपकी अशुद्ध हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, उसको बाकी घर के सदस्यों से अलग रखा जाता है, उसको बर्तनों को नहीं छुआ जाता। तो इन जो प्रथाएं हैं, हमें इनको तोड़ना होगा और समझना होगा कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है? तो हमें इन चीज़ों को सबसे दूर रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये क्या है, एक प्राकृतिक क्रियाएं हैं, और इसमें उनके साथ हमें भेदभाव, किसी प्रकार का ऐसा असम्मानजनक व्यवहार उनसे नहीं करना चाहिए कि जिससे कि उनको ये लगे कि ये चीज़ हम में गलत है। ये चीज़ कोई गलत नहीं, ये क्या है आपकी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर में होती है। किशोर अवस्था केवल शारीरिक परिवर्तनों या जनन क्षमता से संबंधित परिवर्तनों के बारे में नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि किशोर अवस्था में परिवर्तन होते हैं। तो हमने शारीरिक परिवर्तन पढ़ लिए और शरीर के अंदर भी क्या है हमने परिवर्तन पढ़ लिए, आंतरिक परिवर्तन पढ़ लिए। यदि मैं आपका लड़कों की बात करूँ, लड़कियों की मैंने ऋतु चक्र बताया, आपको मासिक धर्म के बारे में बताया। लड़कों में भी क्या है जो आपका वीर्य बनना वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन, लेकिन इसने कहा कि जो किशोर अवस्था उसमें केवल हमारे ने ये नहीं कि शरीर बड़ा हो गया, दाढ़ी मूंछ आ गई, तो आपका ऋतु चक्र आरंभ हो गया, वीर्य बनना स्टार्ट हो गया, स्पर्म बनना आपके अंदर स्टार्ट हो गया। सिर्फ ये नहीं, इसके साथ-साथ आप में और भी परिवर्तन होते हैं। वो होते हैं आपके संवेगात्मक और व्यवहारगत। संवेगात्मक होता है आपको क्या है कि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो बिल्कुल लगभग शांत सा होता है, लेकिन अब आपको गुस्सा आना, दया आना, ठीक है? आप किसी बात की ज़िद्दी करना, अपने मित्र बनाना, तो आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा कि आप अगर बच्चा है टेस्ट में 0 नंबर आ गए, तो कुछ नहीं, आगे तो आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से मस्ती से खेलता रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कैसे कपड़े आपने पहनाए, क्या किया। लेकिन अब आप आपका व्यवहार चेंज हो रहा है, आप अपने कपड़ों पर ध्यान देने लगे, अपने मित्र बनाने लगे, आपके टेस्ट में कम नंबर आए हैं, आपको किसी ने डाँट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो क्या करते थे? पहले तो बच्चे थे तो आप हँस देते थे किसी भी बात पे, लेकिन अब आप क्या बातों को समझने लगे हैं। तो इसी परिवर्तन को कहा गया है संवेगात्मक तथा व्यवहारगत। संवेगात्मक मतलब कि आपको गुस्सा आना, किस बात पे किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, दया का भाव, आपके अंदर जो भी भावनाएँ हैं, गुस्सा है, दुःख है, हँसना है, वो सारे संवेग में आते हैं और आपका व्यवहार भी परिवर्तित होने लगता है। तो चलिए उसी को हम डिस्कस करेंगे कि हमने
शारीरिक और आंतरिक परिवर्तन पढ़ लिए। तो आंतरिक परिवर्तन समझना कि ज़्यादातर आंतरिक परिवर्तन जो आपके जनन अंग होते हैं ना, तो उनकी जो संरचनाएँ हैं, जो जनन में सहायक संरचनाएँ हैं, उनमें ज़्यादातर किशोर अवस्था में परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन भी। कुछ समय से लेकर सोचिए और बताइए कि क्या आपके और आपके साथियों के संवेगों में और व्यवहार में विगत 1 या 2 वर्षों में कोई विशेष परिवर्तन आया है कि आपके जो भाव है ना कि गुस्सा होने का, खुश होने का, आपका जो नेचर है, वो क्या है परिवर्तित हुआ होगा अभी, ठीक है? या चीज़ आप देख लेना छोटी क्लास के बच्चों में जाके देखना और आप एक बड़ी क्लास के बच्चों छोटा बच्चा तो ये भी नहीं समझता कि उसको ये बात बोलनी है या फिर नहीं बोलनी। लेकिन अब आप समझदार होने लगे हैं, आपके व्यवहार में क्या आने लगा परिवर्तन आने लगा। ये किसके दौरान होता है? किशोर अवस्था के दौरान ही आता है अभी। ये परिवर्तन रोमांच, भ्रामक अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये परिवर्तन रोमांचक हो सकते हैं, भ्रामक हो सकते हैं या दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आइए हम तालिका 6.2 में हम देखते हैं संवेगात्मक परिवर्तनों और उनके कारण व्यवहार में होने वाले संभावित प्रभाव एवं सकारात्मक वृद्धि एवं विकास के प्रकारों को सूचीबद्ध करें भी। तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि संवेगात्मक परिवर्तन आ रहे हैं और उसके कारण हमारा व्यवहार भी परिवर्तित हो रहा है। देखिए हमारा संवेग है आपका गुस्सा आना कि बार-बार क्या आपको गुस्सा आता है छोटी-छोटी चीज़ पे, तो आप क्या होगा कि आपका व्यवहार भी परिवर्तित होगा, आपका व्यवहार भी क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से क्या कि हम नई-नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं, हमारा किसी चीज़ में क्या है इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ दे दीजिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आपकी स्पेशल डिमांड होने लगती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस प्रकार के कपड़े आपको पहनने लगेंगे, इस प्रकार का गेम आपको खेलना है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप महसूस अब करने लगें किशोर अवस्था की शुरुआत में। तो यहाँ पे देखिए कि मनोदशा में बारंबार परिवर्तन, कि बार-बार आपके मूड परिवर्तन हुआ, कभी आप कहेंगे मैं खेल लूँ, कभी कभी डांस कर लूँ, कभी मैं सॉन्ग सुन लूँ, कभी टीवी देख लूँ, कभी होमवर्क कर लूँ, तो बार-बार आपकी मनोदशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इससे क्या होगा आपकी सकारात्मक वृद्धि होंगे विकास के प्रकार, आत्म अन्वेषण मतलब खुद का ये मान लीजिए कि खुद की जांच पड़ताल करना भी, आप खुद पे विचार विमर्श करेंगे, ऐसी गतिविधि में सम्मिलित होना जो रचनात्मकता और नवाचार को जन्म दे सकती है। तो आपको क्या है कि ऐसी नई नई गतिविधियों में, नई नई एक्टिविटीज में क्या है आपको शामिल होना चाहिए, जिसमें अब तक आप तो सिर्फ आप तक क्या था, बाल्यावस्था थी, बचपन था, लेकिन अब आप थोड़े से समझदार हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी सामाजिक जो क्रियाएं हैं, बाकी जो काम है उसमें आपको एक ग्रुप के रूप में शामिल होना चाहिए, ग्रुप में आपको शामिल होना चाहिए। प्रबल संवेग संवेदनशीलता में वृद्धि, इससे क्या होता है आपका संवेदनशीलता में वृद्धि क्या होती है, आप किस चीज के प्रति कितना रिएक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है? मान लो कोई दुख का माहौल है, किसी कोई समस्या में है और आप उसके दुख को समझ नहीं रहे, तो ये क्या है आपकी संवेदनशीलता में कमी है। किसी को चोट लग रही है और आप हंस रहे हैं उसकी सहायता करने की बजाय, तो क्या वो संवेदनशील आप नहीं है। तो आपको क्या है कि इस अवस्था में क्या है कि प्रबल संवेदनशीलता में वृद्धि होनी चाहिए, आपको हालात के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जहाँ आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें, वहाँ आपको धैर्य बनाए रखना है, ठीक है? दया भाव सामाजिक कार्यों में भागीदारी लेंगे तो क्या होगा कि संवेदनशीलता में आपकी वृद्धि होगी भी, ठीक है? कि आप संवेदनशील हो जाएँगे, ठीक है? आपको कहेंगे इसको तो बिल्कुल भी संवेदना नहीं है अभी कि पड़ोस वाले घर में मृत्यु हो गई और ये नाच रहा है अभी, तो ये कैसी संवेदना है अभी? तो आप संवेदनशील बनने की कोशिश कीजिए और उसके लिए क्या है दया भाव सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। यदि आप संवेदनशील होंगे तो उसके घर आप खाना देने जाएँगे, ठीक है? उसकी सहायता करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कोई मतलब नहीं, कोई मरे या जिए, तो वो क्या संवेदनशीलता की कमी है। तो ये आपका क्या है संवेगात्मक विकास, अगर आप में संवेदना में वृद्धि होगी और ये आपका व्यवहार में परिवर्तन होगा। यदि आपके अंदर संवेदना होगी तो आपका व्यवहार इस प्रकार से होगा भी। आपको आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से जो संवेदना है, आपके संवेग है वो आपके व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, आपका व्यवहार कैसा होगा। तो ये चीज़ आपको मैंने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएँ। अब तालिका 6.2 पर चर्चा करते समय आपने किशोरों में विविध व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाया होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने परिवर्तन देखे होंगे, उनका व्यवहार बदल रहा है अभी। कोई बच्चा अब क्या है गुस्सा हो जाता बार-बार, तो संवेग क्या उसका गुस्सा है, लेकिन उसका व्यवहार कैसा हो गया, उसका गुस्से के कारण उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। उसका संवेग क्या संवेदनशील है, उसका व्यवहार सामाजिक हो गया, वो दयालु हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्यों क्यों हो रहा? क्योंकि किशोर अवस्था में प्राय बाल्यावस्था की तुलना में संवेग अधिक प्रबल होते हैं अभी, कि बाल्यावस्था में जो संवेग है, आपके भाव हैं, गुस्सा है, आपका चिड़चिड़ापन है या फिर आपका
दुःख है, वो इतना ज़्यादा आप उस पे सोच-विचार नहीं करते कि बाल्यावस्था में आप रो रहे हैं, किसी ने आके चुप करा दिया, तो आप चुप हो गए, फिर उसके साथ खेलने लगे, हँसने लगे। लेकिन जो आपका किशोर अवस्था में जो संवेग होगा, गुस्सा होगा, आप एकदम से शांत नहीं होंगे भी, ठीक है? नहीं एकदम से छोटे बच्चे को बुड़ो दिया जाता है, ठीक है? उसको खुश कर दिया जाता है, लेकिन अब आपके संवेग क्या है, थोड़े से और ज़्यादा होने लगे। आप उस चीज़ को कुछ दिनों तक याद रखें कि इसने मुझे ये बात बोल दी, कैसे बोल दी, ठीक है? आप उस बात को याद रखते हैं। ये संवेग उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं भी, ठीक है? जैसे वंचितों और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने हेतु सामाजिक पहल करना या उनमें सम्मिलित होना अथवा नए क्षेत्रों में गहरी रुचि विकसित करना भी। तो जो ये संवेग है ना, मैंने आपको बताया कि ये संवेग उनके व्यवहार को प्रभावित करेंगे, तो उसका व्यवहार कैसा होगा अभी? संवेग आपके मैंने बता दिया, दया है, आपका गुस्सा है, हँसना है, रोना है, ये सारे आपके संयोग हैं। ये आपके व्यवहार को क्या करेंगे प्रभावित करेंगे। मान लो कि एक बच्चे में पेशेंस है, उसको चोट लग गई, फिर भी क्या हुआ इतना किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो शांत रहता है। तो उसका व्यवहार उसी प्रकार का होता जाएगा और एक बच्चा उसको तुरंत गुस्सा आ रहा है, संवेग उसका जो गुस्से वाला ना, वो तेज हो रहा है, तो उसका व्यवहार गुस्सैला हो जाएगा। आगे भी वो लाइफ में कभी भी बात होगी, तो वो तुरंत उसको गुस्सा आ जाएगा भी। तो हमें क्या है कि पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चे टीचर उसको इस चीज़ को समझना होगा कि इस बच्चे में किस प्रकार के संवेग आ रहे हैं और हमें उसको किस प्रकार समझा-बुझा के मतलब कि एक हमें पॉजिटिव वे में उसको ले जाना पड़ेगा ताकि क्योंकि मेन परिवर्तन आपके किशोर अवस्था में ही होते हैं। यह समझना कि हमारे संवेग किस प्रकार हमारे व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करते हैं तथा हमें अपेक्षाकृत अधिक अच्छे विकल्पों के चयन में और परिस्थितियों के अनुरूप सोच समझ कर प्रतिक्रिया करने में सहायता कर सकते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हमारे जो संवेग हैं भी जो इस अवस्था में संवेग में परिवर्तन हो रहा है, जो संवेग आ रहे हैं, भावनाएं हमें पहली बार विकसित हो रही है क्योंकि जब हम बाल्यावस्था में थे हमें अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं था, लेकिन अब हमें धीरे धीरे चीज़ों की समझ हो रही है। तो हमें क्या है कि उनको समझना होगा हमारे संवेग किस प्रकार हमारे व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करते हैं कि एक बच्चा है कि कुछ गलत हो गया तो गुस्सा होता है और रोने लगता है। उसमें सहयोग है कि उसमें क्या है कि रोना और ये गुस्से वाला सहयोग और एक बच्चा है वो शांत रहता है, उस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, कि वो इतना ज़्यादा मायूस नहीं होता। तो इसी प्रकार से हम उसके नेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम इस चीज़ को समझ जाएँगे ना कि जो हमारे संवेग हैं, संवेग समझ गए ना आप हमारे मन के भाव हैं भी, दया है, आपका गुस्सा है, आपका रोना है, आपका हँसना है, आपका मज़ाक करना, ये आपका रूठना है, ये सारे आपके संवेग हैं कि हमारे संवेग किस प्रकार व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करते हैं तथा ये हमें अपेक्षाकृत अधिक अच्छे विकल्पों के चयन में और परिस्थितियों के अनुरूप सोच समझकर प्रतिक्रिया करने में सहायता करते हैं। ये जो आपका संवेग है ना, तो यही क्या है आपको कि किस प्रतिक्रिया में, किस परिस्थिति में, किस प्रकार का आपको क्या करना है, प्रतिक्रिया करना है भी, कि अच्छे विकल्प कौन से हैं भी, ठीक है? यदि आपने किसी बच्चे को समझाया ही नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि उसका दोस्त को चोट लगी भी, क्या लगी? दोस्त को चोट लगी, एक ऐसी स्थिति है भी, ठीक है? तो आपके मन में संवेग आएगा भी, 2 संवेग आएँगे कि एक बच्चा कहेगा हँसेगा भी इसको चोट को देख के और एक बच्चा क्या है कि संवेदनशील है, तो वो कैसा रिएक्ट करेगा इस स्थिति पे भी? परिस्थितियों के अनुरूप सोच समझकर प्रतिक्रिया करना कि दोस्त को क्या लगी है? चोट लगी है। अब क्या है कि सोच समझ कर क्या हमें रिएक्ट करना है कि एक बच्चा क्या करने लगा हँसता है और वो उसको देखकर हँस रहा है, तो ये उसने ऐसा रिएक्ट किया। ये क्या है आपका नेगेटिव प्रतिक्रिया है और एक बच्चा जिसने उसको समझा, उसको समझाया कोई बात नहीं चोट लगी है, ठीक हो जाओगे, लाओ मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, ठीक है? ऐसी चोटें लगती है तो उसको सांत्वना देता है, उसको घर तक छोड़ने जाता है। तो ये क्या है प्रतिक्रिया, ये पॉजिटिव प्रतिक्रिया है। तो इस प्रकार हम क्या है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं और हमेशा सोचिए कि आपको किशोर अवस्था में हैं, अब आप ज़्यादातर जो वीडियो को देख रहे हैं और जो अध्यापक गण हैं वो भी बच्चों को समझाएँ कि आपको देखना है कि किस परिस्थिति में, क्योंकि इस एज में आप जो परिवर्तन आएँगे उसके अनुसार ढलेंगे, वही आप करते जाएँगे आगे पूरे जीवन में। तो आपको सोचना है कि आपको गुस्सा कब आया, आप किस बात पे रोए, क्यों रोए भी? आपने ज़िद की, क्यों की और किस चीज़ के लिए, क्या वो ज़िद की वो जायज़ थी या नहीं थी? तो ऐसे ही अपने अपने आवेगों को ढूँढने कि आपको गुस्सा किस बात पे आया।
तो ये आपका संवेग है कि आपको गुस्सा आया, ठीक है? तो आपने उस गुस्से में क्या किया अभी? चीज़ों को तोड़ दिया, खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की, तो वो उसके परिणाम आपका व्यवहार हो रहा है। यदि आप चीज़ों को तोड़-फोड़ रहे हैं, तो वो आपका हिंसक प्रभाव है अभी। आपने मज़ाक उड़ाया किसी का, क्यों उड़ाया, किस चीज़ पे उड़ाया, वो आपका व्यवहार निर्धारित करेगा। तो इन चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से नोटिस करना है। चीज़ ये बहुत गहरी चीज़ है और आपकी ज़िंदगी की नींव तैयार कर रही है कि आपका व्यवहार कैसा रहेगा। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये नहीं कि मैं आपको लाइन पढ़ा दूँ, उनका मतलब बता दूँ और मैं पढ़ा के आपको निकल जाऊँ। मेरा मकसद है आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छी तरह से समझाना, क्योंकि जो मैसेज ये बुक वाले देना चाहते हैं, वो मैसेज आप तक पहुँचे भी ज़रूर भी। किशोर अवस्था को एक सुखद अनुभव बनाना। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी किशोर अवस्था है, उसको एक हमें सुखद अनुभव बनाना है, टेंशन नहीं लेनी है, किस प्रकार हम उसको चेंज कर सकते हैं। किशोर अवस्था की यात्रा एक अनूठा अनुभव है। जीवन की इस अवस्था के दौरान अत्यधिक जिज्ञासा और उत्तेजना हमें अपने और अपने आसपास के लगभग सभी वस्तुओं या घटनाओं या परिस्थितियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। तो इसने कहा कि इस अवस्था के दौरान हमारे मन में क्या आती है, बहुत सारी जिज्ञासाएँ आती हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, उत्तेजना होती है, मतलब हम व्याकुल होते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, या अपने आसपास की लगभग सभी वस्तुओं या घटनाओं या परिस्थितियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। मतलब जो भी हमारे आसपास की वस्तुएँ हैं, जो घटनाएँ हो रही हैं, जो भी स्थितियाँ हैं, तो उनके बारे में हम सोचते विचारते हैं और उनके बारे में एक दृष्टिकोण स्थापित करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या चीज़ ये बुरी है, उसके बारे में भी। अच्छी आदतें सोच समझ कर लिए गए निर्णय और कुछ छोटे-मोटे कार्य किशोरों के समग्र स्वास्थ्य और सशक्त सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसने कहा कि यदि हम अच्छी आदतें अपनाएँगे, सोच समझ कर डिसीज़न लेंगे, तो वो क्या किशोरों का जो व्यवहार होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आइए इसके विषय में अब हम जानें कि अब हम जानेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इस किशोर अवस्था को बेहतरीन बना सकती हैं। अच्छी किशोर अवस्था आपकी गुज़रे, ताकि आने वाला जीवन है आपका वो और बेहतरीन हो सके भी। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण संबंधी आवश्यकताओं की। तो कक्षा 6 के अध्याय में उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार में आपने स्वास्थ्यवर्धक आहार की आवश्यकताओं के विषय में सीखा कि स्वास्थ्यवर्धक आहार हमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि शरीर विकास करता है, शरीर को क्या चाहिए, एनर्जी, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा हमें क्या किससे मिलेगी, वो हमें अच्छे भोजन से मिलेगी। हमें विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो हमने कक्षा 6 में पढ़ के आए थे, तो वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। वृद्धि और विकास काल होने के कारण किशोर अवस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होते भी। तो जो किशोर अवस्था है ना, तो वो कौन सा काल हमारे जीवन का, वो वृद्धि और विकास का काल है भी। इसके कारण हमने पढ़ लिया कि शरीर की वृद्धि होती है, हमारे बहुत से शरीर में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आपके शारीरिक तौर पर भी, बाहरी शारीरिक तौर पर भी और आंतरिक तौर पर भी, और जो हमारा व्यवहार है, हमारा संवेगात्मक और हमारा व्यवहारात्मक विकास भी इसी काल में होता है। तो अतः इस समय पौष्टिक आहार की अत्यधिक महत्व होता है भी, कि आप बाद में खाएं या चाहे ना खाएं, इतना बढ़िया, लेकिन किशोर अवस्था के कारण आप बहुत बढ़िया भोजन खाएं, जितना हो सके उतना। ये नहीं कि आपकी घर की कंडीशन इतनी बेहतर नहीं कि आप इतना अच्छा खा सके, कि जितना हो सके, जितना आप खा सके अपने संसाधनों के अनुसार, तो उतना आप अच्छा खाइए। इस किशोर अवस्था के दौरान समुचित वृद्धि और खेल के मैदान में अपेक्षाकृत अच्छे प्रदर्शन के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है भी। तो ये लड़की कहती है कि अच्छी वृद्धि और खेल के मैदान में यदि हम अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। केवल यही नहीं, हमें पर्याप्त मात्रा में वसा, विटामिन और खनिजों की भी आवश्यकता होती है। इसने कहा ये चीज़ें भी हमें चाहिए। तो पहली चीज़ आपको क्या पता लगी कि किशोर अवस्था में हमें अच्छा भोजन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है? तो वो आपको आगे भी पता लग जाएगा, जो आप अध्याय पढ़ेंगे उनमें, कि किस प्रकार का खाना आपको खाना चाहिए। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँ तो सीधी सिंपल भाषा में, कि दूध आपको प्रतिदिन लेना है, फल फ्रूट आपको ज़रूर खाने हैं, ठीक है? और भोजन कभी भी आपको स्किप नहीं करना, मतलब भोजन आपको किसी भी टाइम नहीं छोड़ना है। और बस आप क्या कर दीजिए, जो आपके फास्ट फूड आते हैं इनको आप त्याग दीजिए, आपका खाना बढ़िया हो जाएगा। तो किशोर अवस्था को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, पौष्टिक आहार हमें खाना, पहली बात आपकी सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दी भी। स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य स्रोतों में से उपस्थित ये पोषक वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इस आधार पर तालिका 6.3 को भरिए भी। ठीक है? तो ये आपके देखिए, ये अलग-अलग चीज़ें हैं भी। दूध है, श्री अन्न, मतलब श्री अन्न समझना, श्री अन्न आपके मिलेट्स, जो मोटा अनाज होता है ना, बाजरा है आपका, ये वगैरह, दही, पनीर और चीज़, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा मिलती है। ये जो आपकी हड्डियाँ हैं ना, तो उनकी
इष्टतम होती है सर्वाधिक, वृद्धि में सहायता करती सबसे ज़्यादा भी, ठीक है? तो प्रोटीन है आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपका मांस है, अंडा है, दूध है वगैरह, सोयाबीन है, दालें हैं, उनसे आपको प्रोटीन मिलेगा। ये आपको समुचित वृद्धि बल प्राप्त करने में सहायता करना और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करती है। पालक है, राजमा, सूखे मेवे है, किशमिश और अंजीर, ये इसमें लोहे जैसे आपके जो आपको तत्व चाहिए ना, खनिज, वो इनसे प्राप्त होते ही रक्त के बनने में सहायता करता। तो इस प्रकार आपको समुचित आहार चाहिए भी, ठीक है? विज्ञान एवं समाज, किशोर विशेषकर किशोर व लड़कियां शरीर में लौह तत्व अथवा विटामिन B12 की कमी के कारण बहुधा रक्त संबंधी विकारों से पीड़ित होती है। ये समझना कि जो लड़कियां है ना, तो उसमें एक विटामिन की कमी होती है, आयरन की कमी, और आपकी विटामिन B12 बोलते हैं, B12 बोलते हैं, इसकी कमी उनमें के कारण बहुत से रक्त संबंधी स्वास्थ्य के रोग उनको हो जाते हैं भी। तो लड़कियों में किसकी कमी होती है? एक तो लौह तत्व की और विटामिन 12 की भी। दोनों एक ही चीज़ है, विटामिन B12 आपका क्या है कि लौह तत्वों में शामिल हो जाता है, लेकिन इनको याद रखिए आप। ऐसे स्वास्थ्य विकारों के बारे में पता लगाइए, हमें अपने शरीर में लौह तत्वों की कमी को पूर्ति कैसे कर सकते हैं। लौह तत्व आपकी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना, उसमें लौह तत्व होते हैं। तो लड़कियों से मैं ये आशा रखूंगा कि वो जो हरी पत्तेदार सब्जियां वो ज़्यादा सेवन करेंगी, ताकि ये लौह तत्व या विटामिन B12 की उनमें कमी न हो। ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में पता लगाइए जिनका उद्देश्य तत्वों की से होने वाले रोगों की रोकथाम करना है। जैसे आपके बता दिया कि आंगनबाड़ी में उनको आहार दिया जाता है, स्कूलों में भी दिया जाता है। किस प्रकार का आहार कि जो उनके पोषक तत्वों में कमी है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी वो पूरी हो जाए, इस प्रकार का आहार हमें क्या है आंगनबाड़ी या किसी स्कूल में मध्याह्न भोजन के दौरान दिया जाता है। डोरोथी होजकिन एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थी जिन्होंने विटामिन B12 की संरचना का अध्ययन किया था अभी। सामान्यतः सन 1964 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला, मतलब केमिस्ट्री में उन्हें ये पुरस्कार मिला था कि जिन्होंने क्या किया था, विटामिन B12 के बारे में पता लगाया था। और यह इस क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी। क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर को समुचित रूप से कार्य करने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है? अधिकांश विटामिनों की तरह यह मानव शरीर में निर्मित नहीं होता, कि ज़्यादातर जो विटामिन होते हैं मानव शरीर अपने आप बना लेता है, लेकिन जो विटामिन B12 है वो आपका अपने आप नहीं बनता शरीर के अंदर, उसको हमें बाहर से लेना पड़ेगा। यह केवल हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से प्राप्त किया जा सकता है। अपने शिक्षक के साथ विटामिन B12 के स्रोतों पर चर्चा कीजिए कि विटामिन B12 के स्रोत कौन-कौन से होते हैं। पहले तो आपका ये होमवर्क है कि आज का कि विटामिन B12 किन-किन स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं, वो आपको पता लगाना है, या फिर अगले पार्ट में मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? तो आपका पहला हो चुका कि व्यक्तिगत जो आपका आहार है किशोर अवस्था में, वो आपको ज़रूर ध्यान से लेना है, बढ़िया भोजन लेना है, यदि आपको अपनी किशोर अवस्था बहुत बढ़िया बनानी है तो। फिर हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य, किशोर अवस्था के दौरान पोषण के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वास्थ्य का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शरीर की स्वास्थ्य बनाए रखना, विशेष रूप से बगल व जघन के क्षेत्र की स्वास्थ्य हमें संभावित संक्रमणों से बचा सकती है। कि हमें क्या करना है कि जो हमारे शरीर की सफाई हमें करनी है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शरीर की स्वच्छता बनाए रखना विशेष रूप से बगल और जघन के क्षेत्रों की स्वच्छता में संभावित संक्रमणों से बचाते, जो आपके बगल के बाल है या फिर जो आपके प्राइवेट पार्ट्स पे जो एयर्स हैं उनकी आपको क्या है इसकी सफाई आपको करनी चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार का संक्रमण न हो। आपके शरीर को स्वस्थ आपको बनाए रखना है। लड़कियों में मासिक धर्म के दौरान स्वस्थता बनाए रखना उनके आराम और स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक होता है, कि लड़कियां जब मासिक धर्म के दौरान वो स्वस्थता आपको बनाए रखनी है भी, ठीक है? जो आपके अंग हैं उनको आपको साफ रखना है, ठीक है? तो ये वो आपके आराम के लिए और स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है। यदि वो जगह आपके साफ नहीं होगी तो आपको संक्रमण हो सकता है, आपको एलर्जी वगैरह हो सकती है। मासिक धर्म स्वास्थ्य विभिन्न उपलब्ध उत्पादों या जैसे सैनिटरी पैड एवं पुनः प्रयोज्य वस्त्रों के पैड का उपयोग करके बनाए रखी जा सकती है। कि यदि आप मासिक धर्म के अनुसार यदि आप स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं तो बहुत से आपके सैनिटरी पैड आते हैं आपके, ठीक है? कि पैड का यूज कर लेते हैं, ताकि आपका जो है ना वहाँ पे संक्रमण न फैले। जो ब्लीडिंग होता है उसको पैड सोख लेती है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य बनी रहती है।
मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए सरकार भी लड़कियों और महिलाओं के लिए इन उत्पादों को निःशुल्क या कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है कि मासिक धर्म में स्वच्छता बनी रहे, कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना आए, इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए सरकार भी जो पैड्स है ना, ये तो या तो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रही है या फिर बिल्कुल कल कम मूल्य पर उपलब्ध करवा रही है। एक समाज के रूप में हम सभी को मासिक धर्म की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। कि हमें सबको भी जो अध्यापक गण देख रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि यदि आपका स्कूल है 12th लेवल तक का है या फिर आपके 8th लेवल तक का, कि जहाँ मासिक लड़कियों किशोर अवस्था में पहुंच चुकी है, तो आपके स्कूल में भी इस चीज़ का प्रबंध होना चाहिए, सैनिटरी पैड्स वगैरह का, ताकि इस प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत न आए भी। ठीक है? और सार्वजनिक स्थलों पर भी, सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे आपके बस स्टैंड है, जहाँ पे भी आवागमन होता है, क्योंकि ये आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है। जो आपका ऋतु चक्र जैसे ही कंप्लीट होगा, तो उनका एक्यूरेट ये डेट नहीं, सिम्पटम्स नहीं होते कि अभी स्टार्ट हो जाएगा, कि कोई महिला घूमने जा रही है, वहीं पे उस पे क्या है कि आपका मासिक धर्म ये आपका स्टार्ट हो गया, तो उसको पैड हो सकता है कि वो भूल जाए। लेकिन ऐसे सभी सार्वजनिक स्थलों पर ये चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसी भी कंडीशन में वो काम आ सके भी। हमें सैनिटरी पैड के प्रति वर्जनाओं को कम करने में एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने में अपना योगदान देना चाहिए। कि हमें सैनिटरी पैड के प्रति वर्जनाओं मतलब कि कुछ ऐसी भ्रांतियाँ, मिथ्या है कि उसको एक नेगेटिव वे में देखा जाता है भाई सैनिटरी पैड को भी। ठीक है? तो मैं इन चीज़ों से क्या है कि आपको जब केमिस्ट पे जाएँगे तो वो क्या आपको देंगे, जो ब्लैक कलर की थैली होंगी उसमें वो डाल के देंगे, ठीक है? तो एक मैं गया था, ठीक है? तो वहाँ पे ब्लैक कलर की उसमें डाल के दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब केमिस्ट है उसके मन में भी है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें छिपा कर ले जाना चाहिए भी। ठीक है, वो भी ये यहाँ तक सोच रहा है, तो हमें इस प्रकार की सोच को त्यागना होगा। जब ये रेगुलर हो जाएगी ना, तब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जब इसके हम वहम निकाल देंगे, शिक्षित हो जाएँगे, क्योंकि आप शिक्षित हो रहे हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए शिक्षित हो रहे हैं कि जो पुरानी रूढ़िवादी सोचें हैं, उसको तोड़ कर आप एक सभ्य समाज बनाएँ। उपयोग के पश्चात सैनिटरी पैड को अखबार या कागज में लपेटकर कूड़ेदान में डालकर निपटान भी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम सामुदायिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित कर सकते हैं। आजकल जैव निम्नीकरण सैनिटरी पैड भी उपलब्ध है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो इसमें कहा कि उपयोग के बाद हम क्या करते हैं कि सैनिटरी पैड को किसी थैली में या फिर अखबार में लपेटकर हम कूड़ेदान में डाल दें। लेकिन आजकल एक अलग प्रकार की पैड बनने लगी, वो क्या है आपकी जैव निम्नीकरण सैनिटरी पैड। ये क्या होती है कि आप इसका प्रयोग कर लेंगे ना, तो जिस प्रकार आपके पेड़ पौधों के पत्ते गल सड़ जाते हैं ना, मिट्टी में बदल जाती है, उसी प्रकार ये पैड भी क्या गल सड़ कर आपकी मिट्टी में बदल जाती हैं, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। विज्ञान एवं समाज भी, इस चीज को हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं अभी। मासिक धर्म स्वच्छता योजना भी, ठीक है? तो मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक पहल की है। एक ये पहल मासिक धर्म स्वच्छता योजना, भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बता दिया, किशोर लड़कियों को या तो बिल्कुल फ्री या बिल्कुल कम दामों पर सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जाते हैं। लड़कियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जो आपके जो सरकार ने ड्यूटी लगाई हुई जो सरकारी कर्मचारी है, आपके जो महिला डॉक्टर, वो लड़कियों को इस बारे में जानकारी देती हैं और उनको समय समय पर सैनिटरी पैड या तो मुफ्त में या बिल्कुल कम दामों में उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस मिशन का नाम मासिक धर्म स्वच्छता योजना। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका लक्ष्य किशोरों के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारना है, जिसमें मासिक धर्म संबंधी व्यवस्था स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भी सम्मिलित है। इसमें साथियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहन मिलता है, जहां पुराने विद्यार्थी अपने नए साथियों को इन विषयों पर जानकारी देते हैं। कि जिन बच्चों ने इन बारे में शिक्षा प्राप्त कर ली, वो अपने छोटे जो बच्चे हैं जो आगे इस अवस्था में आएंगे, उनको वो शिक्षा देते हैं। क्या ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। सुविधा सैनिटरी नैपकिन पहल है। इस पहल के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से, कि सरकार ने जन औषधि केंद्र खेले हुए हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थानों पर, कि सस्ते दामों पर जैव निम्नीकरण सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको समझ में आ गया ना, जैव निम्नीकरण सैनिटरी पैड क्या होते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और किशोर लड़कियों तक स्वच्छता संबंधित उत्पादों की पहुंच को सुगम बनाना है, क्योंकि ये आपके प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का वेस्टेज नहीं होता। राज्य स्तरीय पहल, ये आपकी नेशनल लेवल की पहल है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने कार्यक्रम, जैसे कर्नाटक में सूची योजना भी, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों में निःशुल्क सैनिटरी पैड योजनाएं हैं भी। कि कर्नाटक में सूची योजना
ठीक है? और तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में, ये आपको कर्नाटक का वाली योजना का नाम दिया है कि सूची योजना किससे संबंधित है, ये आपकी सैनिटरी पैड से संबंधित है। और आपके तमिलनाडु और उड़ीसा में भी इसी प्रकार की योजनाएँ हैं, जिसमें क्या है कि जो आज ये सैनिटरी पैड है आपकी, ये क्या है आपकी बिल्कुल आपको फ्री में मुहैया कराई जाती है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरण है। और इन कार्यक्रमों में क्या, जो सरकारी विद्यालय है ना, तो उसमें सैनिटरी पैड क्या है बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना कर्नाटक की ये सूची योजना क्या है अभी। अब हम बात करेंगे शारीरिक गतिविधियों की, तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक हुई होगी, और आप इस बारे में ज़रूर गौर करेंगे कि ये जो आपका मासिक धर्म से संबंधित है, किसी प्रकार से आप इसको ये गलत न समझें, इसको अपवित्र न समझें, ये एक आपकी नेचुरल प्रक्रिया है। तो जो आगे का पार्ट है हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं इसी प्रकार लाइन बाय लाइन, तो चैनल के प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।